हेलो गाइस, वंस अगेन लेट्स स्टार्ट कैश मैनेजमेंट। अब ये कैश मैनेजमेंट है क्या? जरा ध्यान से सुनना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या है वो देखिए। आई हैव रिटन द वर्ड कैश। कैश को ना दो एंगल से समझा जा सकता है। वन इज नैरो एंगल, नैरो सेंस में, और एक है ब्रॉडर सेंस में। व्हेन आई से नैरो सेंस, नैरो सेंस का मतलब ये होता है कि भाई जो अपने को कैश रिक्वायरमेंट होती है, मतलब मान लीजिए मुझे, मेरे पास इतना कैश पड़ा है, मेरे पास इतना बैंक में बैलेंस पड़ा है, या मेरे पास इतने की डीडी है, या मेरे पास इतने का एफडी है। ये नैरो सेंस में कैश है, मतलब ये एक्चुअली तुम्हारे पास कैश है, यू कैन यूज इट फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। बट अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ब्रॉडर सेंस क्या बोलता है, कैश मतलब कैश तो आएगा ही, प्लस नियर कैश भी आएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर कैश? नियर कैश का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन अ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एज अ इन्वेस्टमेंट। बोलने का मतलब ये होता है कि जो भी कैश होता है कॉर्पोरेट्स में, वो सारे कैश को वो अपने पास नहीं रखते। द सिंपल रीजन वाई दे डोंट कीप कैश विद देम, बिकॉज क्या होता है कि अगर कैश ऐसे ही आइडल पड़ा है देन यू लूज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपको उस पर इंटरेस्ट का मन नहीं मिलता। तो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन लोग, ये लोग अपनी कैश को एस्टिमेट करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे साल भर जो भी कैश लगेगा तो उसके हिसाब से कब कब पैसा आना चाहिए। दे प्रिपेयर अ बजट एंड अकॉर्डिंगली दे मैनेज देयर कैश। तो अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि कैश को मैनेज कैसे किया जाए, मतलब कितना कैश रखा जाए। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो आपका डेली रिक्वायरमेंट है 100 रुपीज का, ठीक है, एंड यू यूज इट फॉर 30 डेज, तो 3000 रुपीज आपका क्या हो गया, महीने का हो गया। इंटू 12 कर दिया, मतलब 36,000 रुपीज आपका साल का खर्चा हो गया। तो क्या 36,000 रुपीज लेके घूमोगे आप? ऑब्वियसली नहीं। तो 36,000 इसलिए लेके नहीं घूमेगे बिकॉज सर 36,000 तो पूरे साल का है। हाँ, बट यू विल हैव टू मैनेज योर कैश, कि कितना कैश आप लेके घूमोगे, कितना आप बैंक में रखोगे, कितना आप इन्वेस्ट करके रखोगे, और जब भी जरूरत पड़ेगा तब वो कैश को क्या करोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करके रखते हैं। अब आ जाइए अगेन, ऐसा है कि अब अपने को कैश मैनेजमेंट सीखना है। तो ये जो कैश मैनेजमेंट की थियरी एफएम में दी गई है, तो एफएम में हमें जो कैश मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजमेंट, हमको इससे रिलेटेड थियरी दी गई है। थियरी दी गई है मतलब कॉन्सेप्ट दिए गए। सो जो तीन टाइप के थियरी पॉसिबल है। वन इज कॉल्ड इन्वेंटरी मॉडल। इन्वेंटरी मतलब ईओक्यू मॉडल, इन्वेंटरी मॉडल which is given by a person called Baumol. So we call it Baumol model. This is named as EOQ model because इसमें EOQ का कॉन्सेप्ट यूज करके कैश मैनेजमेंट किया गया है। सेकेंड मॉडल इज गिवन बाय, दैट इज कॉल्ड स्टोकैस्टिक मॉडल। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है अगर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं, मतलब हमको पता है कि ये इस तरीके से जाएगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, predictable होना चाहिए, then only we can use the stochastic model. This model is given by two people, Miller and Orr. So we call it Miller and Orr model also. And if you are a kind of experienced person, that कि आप जानते हैं आपकी requirement क्या है, कब कब आपको कितना लगता है, then we use something called as probabilistic model. That means we use the theory of probability and we use this model also. So these are the three different types of models available in a cash management. So inventory model है and stochastic model है. This is exam point of view, this is important. Third one is the theoretical model, मतलब कि probability की theory लगा के आप cash को manage करिए. Now coming to the inventory model, ध्यान दीजिए how we will do that. Inventory EOQ मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। अब इसमें हमें करना क्या है, चलो इसमें मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी
कि हेल्प मी गाइस कि आप ईओक्यू मॉडल कैसे यूज करते हो। अगर आपने स्टॉक मैनेजमेंट किया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया है, तो यू नो व्हाट इज ईओक्यू। ईओक्यू का थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो ये एक फॉर्मूला यूज किया होगा आपने, 2AO अपॉन सी। इसमें हमने ये मॉडल हमने खासकर यूज किया था रॉ मटेरियल कितना मंगाना चाहिए, जिसमें ए स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन ऑफ raw material. This was your A, and O was order cost. You remember this? Order cost. And C was your carrying or holding cost. So we call it C. This was your inventory model. इसी मॉडल को यूज करके हम लोग कैश मैनेजमेंट करेंगे। अब एक चीज समझना यहां पर, वाई दिस मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर दिस कैश मैनेजमेंट। अब क्या होता है देखो, मैंने आपको क्या बताया, हम ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे। तो ब्रॉडर सेंस में जब भी आप कैश की बात करते हो तो कैश हमेशा आपके पास नहीं होता, मतलब दिस इज अ कंपनी का बॉक्स। सो कंपनी क्या करता है, कंपनी अपने कैश बॉक्स में कैश नहीं रखता, वो मार्केट में इन्वेस्ट करके रखता है। सो दिस इज मार्केट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के कैश का। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती कंपनी उसको बेच के कैश ले आता है, और ज्यादा हो जाता है तो वापस से मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। मतलब जो भी डेटर से पैसे आते हैं या बिजनेस में कैश आता है, हमको जितना जरूरी उतना रखते हैं और बाकी हम मार्केट में रख देते हैं। और जैसे ही अगर हमको कैश नहीं आता डेटर से, तो हम मार्केट से बेच के हम वो पैसा ले आते हैं। अब इसको अगर हम समझने का कोशिश करें, सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डैडी ने 36,000 रुपीज दे दिए, जो आपका दिन का 100 रुपए का खर्चा है। तो आप क्या करते हो, आप पैसों को जाके बैंक में रख देते हो, एंड से फॉर एग्जाम्पल एटीएम में रख दिया, बैंक में रख दिया। अब आपको जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब आप जाके एटीएम से निकालोगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आप रोज जाके एटीएम से 100 रुपए निकालोगे बिकॉज आपका दिन का रिक्वायरमेंट है 100 रुपया? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली नहीं करेगा तू। क्यों? क्योंकि एटीएम से जब भी पैसा निकालोगे, मान लेते हैं एटीएम वाला आपको 20 रुपीज चार्ज करेगा, तो भाई अगर तू 100 रुपया निकालने गया तो तुझे 20 रुपया चार्ज करेगा। मतलब एवरी टाइम यू डू अ ट्रांजैक्शन, वेन एवर यू डू अ ट्रांजैक्शन with ATM, there is a something called as transaction cost. I will write is T. Every time you go to ATM machine, the ATM machine will charge you 20 rupees. तो आप क्या करोगे, क्या पूरा 36,000 निकाल लोगे? सर इन दैट केस तो मैं रखूंगा कहाँ, और मेरा तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। यस, तो आप इतना निकालोगे जितना आपका रिक्वायरमेंट है। अब कैसे रिक्वायरमेंट को डिसाइड करना है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा बार ट्रांजैक्शन ना करें, और एट द सेम टाइम हम ज्यादा पैसे निकाल के अपने पास ना रख दे, ताकि क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने एक ही बार में पूरा पैसा निकाल लिया, लेकिन हमारा इंटरेस्ट का लॉस होगा। सो हमें कहीं ना कहीं तो होल्डिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट का लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट लॉस। So that is, I would write I. If you look at this theory, wait, ध्यान दो इधर। तो can I say if I use this funda, this order cost is actually like transaction cost, and this carrying cost is similar to this cost. And A, ये जो A है, A stands for annual requirement of cash. Same way annual requirement of material, वैसे ही annual requirement of cash. इसलिए हम इसी मॉडल को हम यूज करेंगे, एंड वी विल यूज द फॉर्मूला कॉल्ड हाउ मच पैसा ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो हमको अपने पास रखना चाहिए या अमाउंट विड्रॉ करना चाहिए, is using this formula 2A, आई एम राइटिंग T मतलब O की जगह T कर दिया मैंने, ये देखो ना यहाँ पे O की जगह T कर दिया, एंड अपॉन I।
आई मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट। वी विल यूज दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ ईओक्यू, क्योंकि हमको पता है कि हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट को सेम रखना है, जैसा हम लोग इन्वेंट्री ईओक्यू मॉडल में करते हैं। ईओक्यू मॉडल में क्या होता है, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को सेम रखना होता है, ताकि ना ये ज्यादा हो ना ये ज्यादा हो, दोनों सेम रहेगा, मतलब दैट इज द ऑप्टिमम, दैट इज द बेस्ट। सेम मॉडल में यूज कर रहा हूं यहां पर ऑप्टिमम कैश बैलेंस निकालने के लिए, ऑप्टिमम कैश अमाउंट निकालने के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस मॉडल। अच्छा, मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बिकॉज ईओक्यू आपको ऑलरेडी आता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं पूरा। लेकिन हम क्यों उस फॉर्मूले को यूज करें, मैंने वो लॉजिक आपको बता दिया। इसके ऊपर एक ही सम है, वही सम अपने को करना है, और वही सम वैसे टाइप में एग्जाम में सम भी आता है। तो विल गो टू द सम। फिलहाल ये समझ में आ गया आपको हम लोग कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं बेटा। वी आर ट्राइंग फॉर अ इन्वेंट्री मॉडल, दिस वन। okay, this is the my first model. So let me solve the sum on this and then you copy all everything. ये आपका कैश मैनेजमेंट का मॉड्यूल का आइटम है, जिसमें वो लोग ने कैश को बताया, देखो टू वेज। नैरो सेंस में कैश मतलब कॉइन्स, चेक्स एंड डिपॉजिट्स इन द बैंक, एंड ब्रॉडर व्यू में नियर कैश। दिख रहा है आपको, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड टाइम डिपॉजिट इन अ बैंक, बिकॉज जब भी हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बेच के लाएंगे। तो इट्स लाइक एटीएम मशीन में पैसे रखे हैं, जब भी चाहिए तो विड्रॉ करो, बट एवरी टाइम यू विड्रॉ देयर विल बी अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। सिग्निफिकेंस वगैरह बताया हुआ है, बट ठीक है, इतना सब आपको नहीं जाना है, ये सब थियरी दी हुई है। डायरेक्टली आई टुक यू टू दिस लेवल। हाउ मच कैश कंपनी शुड होल्ड, उसके ऊपर 3 मॉडल दिया है, जिसके बारे में हमने बात किया और जिसके बारे में हमने ये पढ़ा, और इसमें हमने अभी तक ये किया हुआ है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस हम कैसे निकालेंगे। सो लेट्स टेक अप सिंपल एग्जांपल सो दैट यू पीपल कैन इजीली डू इट। सो लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन। ये रहा, आ गया अपन कैश मैनेजमेंट। ये तेरी टेक्स्ट बुक जो तुमको दी गई है क्लासेस से, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही दिमाग लगाएंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडस्ट्री लिमिटेड प्रोजेक्ट दैट कैश आउटले इज, दिस इज माई ए, एनुअली हमको 37,50,000 का खर्चा है, और मान के चलो ये खर्चा हम अगर डिवाइड बाई 365 डेज करेंगे तो हर दिन का खर्चा भी उतना ही रहेगा, ऐसा एक अजम्पशन लेके चलते हैं। विल ऑकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कमिंग ईयर, मतलब उसने बोला है कि ये अपने को लगातार लगता रहेगा पैसा, जैसे अपना रोज घर का खर्चा होता है तो हर महीने उतना खर्चा होता ही है मिनिमम, तो वैसे टाइप में ये खर्चा अपने को साल भर चाहिए। यूनाइटेड प्लान्स टू मीट इट्स कैश रिक्वायरमेंट पीरियोडिकली बाय सेलिंग इट्स मार्केटेबल सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो। तो हमने इसको इन्वेस्ट करके रखा है नियर कैश, जब जब जरूरत पड़ेगी देन वी विल सेल एंड वी विल गेट द मनी विद अस। The firm's marketable securities are invested at the rate 12%. So this is my I, this is my carrying cost. So I can write it 0.12 or I can write 12%. Cost per transaction is this. Every time I enter into a transaction to withdraw my money, it will incur a 40 rupees cost for every transaction that I do. Using a Baumol model, determine the optimum transaction size, that how much amount you should withdraw from the bank so that your total cost like transaction cost and carrying cost will remain same। तो वो अपने को निकालना है। shall we do it? चलो क्वेश्चन में आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान दीजिए, डोंट राइट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश is 37,50,000 rupees is given in the question, and transaction cost is also given to us rupees 40 per transaction. Okay, then they have also given us interest cost is 12%. so 12% को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 0.12। अब अगर तू इन्वेंट्री का करता तो उसमें पता है परसेंटेज दिया रहता, तो वी यूज टू अप्लाई द ऑन परचेज प्राइस। यहाँ पे परचेज प्राइस है ही नहीं, 1 रुपया मतलब 1 रुपया होता है, तो 1 रुपये पे 12%, यही आएगा ना। सो 1 रुपये का 12% मतलब
हमने सीधा 0.12 लिख देना है. So these are the information given to us. Now I want to find out using Baumol model optimum कैश साइज जो अपने को विड्रॉ करना पड़ेगा विल बी हाउ मच. सो विल यूज द फॉर्मूला 2AT अपॉन आई. सो यहां पर 2 इज नंबर 37,50,000 into 40 डिवाइड बाय 0.12. चलो बताओ, ठंडे दिमाग से करिए. 2,37,50,000 into 40 डिवाइड दबाया 0.12 इक्वल दबाया, रुको कुछ, 37,50,000 into 40 डिवाइड दबाया 0.12 इक्वल दबाया, कुछ तो एक बड़ा अमाउंट आया. फिर मैंने दबा दिया रूट. सो इट केम टू 50,000 रुपीज. दिस इज द कैश साइज. हमें हर बार इतना पैसा विड्रॉ करना चाहिए अकाउंट से. अगर हम इतना पैसा विड्रॉ करते हैं, so that amount will be optimum cash size that we are withdrawing from the bank. You tell me ठंडे दिमाग से, how many times transactions किए जाएंगे, कितने ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे. देखो 37,50,000 विड्रॉ करना है, हर बार तू बैंक से 50,000 विड्रॉ कर रहा है, तो बता कितना लगेगा. तो 37,50,000 डिवाइड बाई 50,000, you will have to do it 75 times in a year. अगर मैं बोलता हूं 365 डेज होते हैं साल में और उसमें तू 75 टाइम्स विड्रॉ करेगा, तो बता कितने गैप में विड्रॉ करेगा. तो फर्स्ट टाइम कितना गैप लेगा, सीधी बात, 365 डिवाइड बाय 75 और क्या, 4.87 डेज में विड्रॉ करेगा. मतलब यू विल विड्रॉ द मनी ऑन एवरी 4.87 डेज, और आई कैन से 5 डेज पे विड्रॉ करेगा. सो एवरी 5 डेज यू आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकाल, ट्रांजेक्शन इतनी बार करेगा और हर 4 दिन में 5 दिन में चला जाएगा बैंक से विड्रॉ करने के लिए पैसा. और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, हाउ मच ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड बी देयर. एक बार विड्रॉ करने का 40 रुपए है, तू 75 टाइम्स करने वाला है, तो कितना. सो 75 into 40, you are going to pay around 3,000 as a transaction cost to withdraw the money. ये भेजे में उतरा तेरे, ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया फटाफट. कैश साइज ये था. दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. ओके, मैं सेकेंड पार्ट पढ़ लेता हूं क्वेश्चन का. ये हो गया, व्हाट विल बी द कंपनीज एवरेज कैश बैलेंस. देखो मान लेते हैं कंपनी ने डे 1 को विड्रॉ किया 50,000 रुपए, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर 4.87 डेज ना. मान लेते हैं 5 डेज तक यूज होगा. डे 5 पे अमाउंट विल बी 0, है ना. जब भी विड्रॉ किया तो 50,000 था, और डे 5 पे क्या हो जाएगा, तो वापस से कंपनी क्या करेगी, 50,000 विड्रॉ करेगी, एंड देन दैट अमाउंट विल बी यूज्ड टिल नेक्स्ट डे 10th. अगेन इट विल बी 0. इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द एवरेज बैलेंस, ऑन एन एवरेज कितना बैलेंस होगा, तो देखो एवरेज का मतलब होता है स्टार्ट में 50 है, एंड में 0 है, तो 50,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो 25,000 रुपए कंपनी का क्या होगा, एवरेज बैलेंस होगा. सो एवरेज कैश बैलेंस विल बी 25,000. तो आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तो यहाँ पे 50,000 है, 25,000 रुपये एवरेज बैलेंस है. ठीक, नॉर्मल एवरेज बैलेंस के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करना अपन ने. दिस इज सेकेंड पार्ट. लेट्स टेक अप टू द थर्ड पार्ट गाइस. हाउ मेनी ट्रांसफर पर ईयर विल बी रिक्वायर्ड, ये तो मैंने लिख ही दिया है. थर्ड पार्ट, हाउ मेनी ट्रांसफर in a
ईयर, ऊपर अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 75 टाइम्स, डन। फोर्थ पार्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश बैलेंस। टोटल एनुअल कॉस्ट, नाउ ध्यान दीजिए, टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश बैलेंस में दो चीजें आती है। एक आता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया है। दूसरा आता है उसको कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो आपका इंटरेस्ट लॉस होता है ना। तो ये आ गया था ₹3000, बराबर है। एंड 25,000 रुपया जो आप विड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट का लॉस होने वाला है 12%। तो एवरेज पे 12% निकाल लो, 3000 रुपीज ये भी आएगा। सो टोटल वुड बी ₹6000। ये इन्वेंट्री में भी आप ये करते हो, होल्डिंग कॉस्ट निकालते हो ना, ऑन एन एवरेज पे निकाला जाता है। सेम वे यहाँ पर भी एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज कैश पे किया जाएगा, बिकॉज डे 1 पे 50,000 है तो थोड़ी 50,000 में तेरे को लॉस होएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे 5 पे तेरा जीरो है, तो ना 50 ना जीरो, एवरेज। तो एवरेज 25,000 है, 25,000 का 12% तेरा इंटरेस्ट का लॉस है, तो 3,000 रुपीज पूरे साल में लॉस होगा। तो टोटल हमने निकाल लिया, टोटल एनुअल कॉस्ट टू मेंटेन द कैश बैलेंस विल बी 6,000। हियर आई सॉल्व दिस सम। So using the Baumol model, we solve this sum. Look at this. ये एक सम दिया हुआ है आपके बुक में, जिसको अपन ने सॉल्व किया है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन इमीडिएटली नेक्स्ट मॉडल चालू कर देंगे। चलो, वेरी गुड, आपने इसको कॉपी कर लिया। अब आ जाइए, वी आर जंपिंग टू द सेकेंड मॉडल, विच इज स्टोकेस्टिक मॉडल। स्टोकेस्टिक model, that means we know the pattern. So this model is given by two people together, Miller and there is a Orr. So we call it Miller and Orr model also. In this model, the entire concept is, just listen. There is a timeline. थियरी में पूछता है, इसलिए इसकी थियरी भी अब समझ के लो। टाइमलाइन मतलब ये होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एक टाइम के थ्रू मैं लिख रहा हूँ, एंड दिस इज वी डिसाइडेड फॉर द कैश बैलेंस, कि अपन ने कितना कैश रखना चाहिए। तो हर कंपनी को ना एक चीज पता होती है कि कितना मिनिमम रखना चाहिए, कम से कम कितना रखना चाहिए। तो कम से कम हर कंपनी को पता होता है। सो मैं वहां लिख देता हूं, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। कंपनी को पता है कि कम से कम उनके पास इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि देखो घर चलाने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए तो वो अपने को पता होना चाहिए। Then, by using some statistical method given by Miller and Orr, we will come across what should be the upper limit. By using some formula, we will come to upper limit. अब ये फंडा क्या है इसको समझने का कोशिश करेंगे अपन, and we will try to understand this concept. अब एक चीज होता है यहाँ पर बीच में, withdraw is called, this is called return point. We call it return point. अब ये जो बनाया है मैंने, इसके दम पे अपन सॉल्व करने वाले हैं। अब समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं आपके पास कैश था डे 1 पे, यहाँ पे आप कैश को यूज कर रहे थे, यहाँ पर हो तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज रिटर्न पॉइंट। समझो यूज करते करते आपका कैश बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा डेटर से पैसे आ गए या कहीं से पैसे आ गया, आपके पास कैश बहुत ज्यादा हो गया। सो जैसे ही आपका अपर लिमिट टच होगा ना, तो आपने क्या करना है, इतना कैश इन्वेस्ट कर देना है सो दैट यू शुड रीच टू रिटर्न पॉइंट। मतलब आपके पास कैश घूम फिर के रिटर्न पॉइंट कितना ही होना चाहिए।
अगर मैं सिंपल एग्जांपल में बात करूं, मान लेते हैं हमने जो अपर पॉइंट डिसाइड किया, एक मान लेते हैं एक 15,000 रुपए का अपर पॉइंट है, एंड दिस इज अराउंड से 10,000 एंड दिस इज अराउंड 12,000। तो अगर आपके पास 12,000, 13,000 है, 14,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही मान लो आपके पास 15 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 16,000 हो गया, 16,000, तो आपको क्या करना है मालूम है? इतना इन्वेस्ट कर देना है कि सो दैट यू शुड रीच टू 12,000 बैक। दिस इज द मॉडल। सो दिस कैन हैपन अगेन, लाइक अगेन आपको पैसे आए, पैसे आए, पैसे, अगेन यू इन्वेस्ट दिस। अगर आपके पास उल्टा भी तो हो सकता है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है, जैसे ही आपका 10,000 हो गया, मतलब अलार्म बज गया कि भाई आपको और पैसा लगेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? विड्रॉ करोगे, एंड इतना विड्रॉ करोगे कि अगेन यू विल रीच टू रिटर्न पॉइंट। बोलने का मतलब ये होता है जब अपर लिमिट टच करते हो तो पैसा एक्सेस अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लोअर लिमिट टच करता है तो उतना अमाउंट विड्रॉ करना है। दिस इज द मॉडल वेयर वी यूज स्टोकेस्टिक, अ पैटर्न, जिसके थ्रू हम लोग ये सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अपने को जो समझने जैसा है क्या है कि भाई देर इज समथिंग कॉल्ड एज अपर लिमिट, देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटर्न लिमिट, देर इज। तो हर कंपनी क्या करती है, अपना ये अपर लोअर रिटर्न लिमिट बना देती है, एंड देन वह कैश को देखते रहती है, मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट के ऊपर जैसे एक्सेस होगा तो रिटर्न पॉइंट पे घूम फिर के अपने को रिटर्न पॉइंट पे आना है, वो दिमाग में रख लीजिए। तो दिस इज द रिटर्न पॉइंट, दिस इज द रिटर्न पॉइंट, दिस इज द रिटर्न पॉइंट। दिस मॉडल इज कॉल्ड मिलर और का मॉडल। अब एग्जाम में अपने को क्या करना है सर? अपने को कैलकुलेट करना है रिटर्न पॉइंट एंड अपर लिमिट। अपने को कभी भी वो नहीं देगा, लोअर लिमिट तो हर कंपनी को पता होता है, दिस इज नोन टू द कंपनी। अपने को पता होता है अपने को मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है। सो बाई लुकिंग एट द एनालाइजिंग द पास्ट पैटर्न, we should be able to analyze what should be the requirement in future, and accordingly we should set our upper limit and return point। तो उसके लिए अपने को कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। ये समझ रहे आपको? वी हैव टू लर्न द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन क्या है वो समझने का कोशिश करो। यहां से आई विल यूज सम अदर इंक नाउ। और क्या करूं? चलने दो ब्लैक इंक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहां से लेकर यहां तक, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Z, और यहां से यहां तक दिस पॉइंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Z, लेकिन 3Z। एक है Z और एक है 3Z। लेट मी अगेन राइट, ये है Z मेरा, आजा बेटा, ये है Z और वो है 3Z। अब देखो, अपने को ये निकालना है व्हाट इज Z। Z मतलब होता है स्प्रेड, अ गैप। Based on analysis, vibration, and the movement of cash, we will calculate the spread। Spread का फॉर्मूला है क्यूब रूट 3AT अपॉन 4I। दिस इज द फॉर्मूला। आई नो थोड़ा सा अजीब है, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे मॉड्यूल में ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब तरीके से दिया है, मतलब नॉट प्रॉपरली गिवन। सो जो मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनो आप लोग। स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3AT 4I। अभी A कौन, T कौन, ये सब अपन देखते हैं। अब लेट मी राइट T की जगह पे आई वांट टू यूज द वर्ड विच इज गिवन इन योर मॉड्यूल V। अब कौन कौन क्या है वो अपन देख लेते हैं, ओके? एंड रुको एक सेकेंड ना, लेट मी यूज द मॉड्यूल कवर TV। अभी ठीक है। तो इसमें कौन कौन क्या है वो कैलकुलेट करना है। 3 इज अ नंबर, T is transaction cost, will be given in the question। B is called variance। अच्छा guys, do you understand what is standard deviation? स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आएगा।
statistically, and I is your interest daily का. So let me write again. Day interest rate. ओके, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे z. थोड़ा सा टेक्निकल है, आई नो दैट, बट उतना टेक्निकल नहीं है, सिर्फ सुन लोगे तो फटाफट समझ में आएगा. अब हाउ विल यू कैलकुलेट द रिटर्न पॉइंट? रिटर्न पॉइंट इज सिंपली लोअर लिमिट जो आपने सेट की थी प्लस z. लोअर लिमिट में सीधा सीधा आपको क्या ऐड करना है, वो जो z जो अपन ने निकाला जो स्प्रेड है वो ऐड कर देना है. हाउ विल यू कैलकुलेट द अपर लिमिट? अपर लिमिट इज सिंपली लोअर लिमिट प्लस 3z. बस इतना करना है, खत्म हो जाएगा सम. इसको अपन सम को क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये रहा. एवरीबडी यहां वहां भटको मत, सुनो मुझे. साइबर कंपनी हैज अ स्टोकेस्टिक डिमांड, मतलब दे कैन प्रेडिक्ट देयर डिमांड पैटर्न for its product. The result of cash fluctuate randomly. The standard deviation of daily net cash balance is 1000. So they have given the standard deviation. So variance निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका square. The company wants to impose upper and lower bound control limits for conversion of cash into marketable security and vice versa. करंट इंटरेस्ट रेट इज 6%. ये पूरे साल का है, हमको डेली रेट लगेगा बिकॉज जो फ्लक्चुएशन है वो डेली है. Fixed cost associated with each transfer is 1000. This is our T. Minimum cash balance is 10,000 to be maintained. This is my lower limit. चलो क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है गाइस, पे अटेंशन. दे हैव गिवन अस स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, वेरिएंस मिलता है, बराबर ना. They have given us lower limit, which is they have given us 10,000. They have also given us the transaction cost. कितना दिया है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 1000 दिया है. एंड व्हाट एल्स, आई विच इज 6% दिया है. ये साल भर का है, मुझे डेली का चाहिए. सो डेली इंटरेस्ट रेट क्या होगा, देन व्हाट यू विल डू, 6% डिवाइड बाय 12. सॉरी डेली का चाहिए ना, 365 से डिवाइड करो. तो 6% को 365 से डिवाइड करिए, कुछ गंदा सा आएगा, 0.016438%. अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके मैं बताने वाला हूं कितना कितना अमाउंट लगेगा. तो अपने को z निकालना है, z. चलो मैं इधर नहीं सॉल्व करता हूं, अपने इसमें करते हैं. कैन आई यूज दिस प्लेस ओनली, और चलो लेट मी सॉल्व अलग से, क्या जाने दो. क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट द z. z इज अ स्प्रेड. उसके लिए चाहिए क्यूब रूट ऑफ 3tv अपॉन 4i. क्यूब रूट 3, t is 1000, वेरिएंस दैट इज 1000 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका स्क्वायर. तो 1000 का स्क्वायर 4.016438%. ठीक है, इसको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करोगे. अब सवाल ये उठता है कि सर कैल्सी में क्यूब कैसे ले, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं लेकिन क्यूब रूट निकालना इज अ टास्क, बराबर कि नहीं. तो कैल्सी में आप लोग क्यूब रूट कैसे निकालोगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट. बट अभी यहां पर पहले मुझे बताओ कितना मल्टीप्लाई, 1000 इंटू 1000 किया
इंटू 1000, 3 बार 1000 इंटू 3। देख तेरा कैलसी हैंग ना हो जाए, तो जो अमाउंट आ रहा है लिख देता हूँ। 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 3 तो 5 तो 7 तो 9, 9 zeros like this, divide by 4 into 0.016438, that comes to 0.065752। मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे इसमें गोबर नहीं चाहिए इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। 3 डिवाइड बाय 0.065752, अमाउंट आता है 456259888563, वेरी स्मॉल नंबर। ये आ गया। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो क्यूब रूट निकालने के लिए पहले आप ये सीखो, क्यूब रूट में जैसे मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 9 क्या आएगा, सॉरी इजी लेते हैं थोड़ा, 8 ठीक है मेरे हिसाब से, 8 लिया। अब 8 लिया मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, मतलब इसका जो आंसर है वो 2 आना चाहिए। अब ये कैलसी में करके देखते हैं, अगर इसका आंसर 2 आया तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत 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 ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जाम में वो लोग इसका आंसर नहीं देंगे, अपने को ही क्यूब रूट निकालना है। तो वी विल यूज अ फॉर्मूला वेयर बाय वी विल यूज अ फॉर्मूला ऑफ 12 टाइम्स। अब सुनना करना क्या है, टेक अ कैलसी, लिया, रूट वाला कैलसी हो तो अच्छा है। 8, 8 में रूट है ना, रूट 12 टाइम्स दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैंने क्या किया, रूट को 12 टाइम्स प्रेस किया, दैट इज माई स्टेप 1। -1, फिर सेकेंड स्टेप क्या किया, -1 किया। अब डिवाइड, डिवाइड के बाद आपको क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है तो 3 लीजिए, 4 टाइम्स रूट लेना है तो 4 लीजिए, 5 टाइम्स रूट लेना है तो 5 लीजिए। यहाँ पे वो नंबर लिया जाएगा जो जितना आपको लेना है, अगर स्क्वायर रूट लेना है तो 2 लीजिए, ठीक है, उस तरीके से चल रहा है अपन। चलो 3 ले लिया। अब डिवाइड बाई 3, अब मैंने किया कि नहीं किया मैं भूल गया, देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाई 3 इक्वल दबाया। अब डिवाइड बाई 3 दबाने के बाद +1, ऊपर -1 गया था, वापस से +1 इक्वल दबाया। अब जो भी आंसर आया उसको क्या करना है पता है, इनटू इक्वल, ये जो सेट है ये 12 टाइम्स दबाना है, एक बार इनटू एक बार इक्वल, इनटू इक्वल, ऐसा सेट पूरा 12 टाइम्स दबाना है। चलिए इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरा जो आंसर आया इतने स्टेप्स के बाद वो आया 2। तो दिस इज हाउ हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्यूब रूट। तो ये स्टेप्स दिमाग में सेट कर लीजिए। अब वही स्टेप्स बेटा मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ इस कैलकुलेशन के लिए। आ जाओ सब लोग, 4 5 6 2 5 9 8 8 5 6 3, रूट दबाएंगे 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाई 3 +1, अब इनटू इक्वल अपने को दबाना है 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरा कुछ आंसर अजीब सा आ रहा है, 3632 आ रहा है। एक बार चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है आपका। मैं एक बार वापस कर लेता हूँ।
0.065752. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 divide by 3 plus 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अरे यार 13 कर दिया मैंने, छोड़ो, तुम समझ गए ना प्रोसेस, कर लो। ये है z, निकाल लिया मैंने, 3632 आया। ओके, अब इससे क्या मिल गया मुझे, अभी हम लोग ने ये निकाल लिया, क्या बोलते हैं, z निकाल लिया। अब अपने को निकालना रिटर्न पॉइंट। रिटर्न पॉइंट क्या होता है, यहां पे ध्यान दो, रिटर्न पॉइंट इज सिंपली लोअर लिमिट जो भी आपने सेट किया था उसमें ऐड कर दीजिए z। सो लोअर लिमिट 10,000 है कंपनी का, उसमें 3632 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 13,632। हाउ विल यू कैलकुलेट द अपर लिमिट, अपर लिमिट इज सिंपली लोअर लिमिट जो भी है कंपनी का प्लस 3z। सो 10,000 में 3 टाइम्स ऑफ 3632, चलो 3632 into 3 plus 10,000, 20,896. This is what we have calculated. So as per stochastic model, if I have a lower limit of 10,000, then I will set the upper control limit at 20,896 and there will be a return point will be 13,632. This is the final answer we calculated. आई होप थोड़ा सा टेक्निकल गया बट आपको समझ में आया कि करना क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए, स्टोकेस्टिक मॉडल इज लाइक दिस, पैटर्न बेस्ड मॉडल है, प्रेडिक्टेबल मॉडल है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। लुक एट दिस सेकेंड पार्ट, this also we calculated and this is the spread we calculated for question number 2। एग्जाम में स्प्रेड वगैरह पूछेगा बेटा, संभाल लियो। and then I have calculated the upper limit and return limit। ओके, कैश मैनेजमेंट में अपने को एग्जाम में 2 ही सम है, ये देख चैप्टर खत्म, इतना ही है कैश मैनेजमेंट में। आपको ये 2 ही पैटर्न पे सम पूछेगा तो आपको ज़्यादा बॉदर करने का ज़रूरत नहीं है, तो इतना कर लो अच्छे से। दिस इज योर कैश मैनेजमेंट।